शायद कई बार ऐसा हुआ है कि एटीएम से पैसा निकालने गए हैं, मशीन में कार्ड लगाया, पिन भी डाल दिया, पर स्क्रीन पर आया अनेबल टू डिस्पेंस द कैश, प्लीज ट्राई अगेन। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, ये तो मैं श्योर हूँ आपके साथ भी हुआ होगा। पर क्या हो कि आपने एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश भी की, मशीन से कुछ निकला भी नहीं, ना कैश निकला ना स्लिप निकला, और आगे बढ़ गए आप ये सोच के कि हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिच हो, ट्रांजैक्शन फेल हो गया हो। लेकिन अगली सुबह जब आप मोबाइल से बैलेंस चेक करते हैं तो पता क्या चलता है कि आपके अकाउंट से 20,000 कट चुके हैं। यही हुआ दिल्ली के एक शख्स के साथ। इनके साथ हो गया एटीएम फ्रॉड, और बड़ी कहानी ये है कि इस फ्रॉड में अपने पैसे की वापसी के लिए इन जनाब ने पूरे 11 साल कानूनी लड़ाई लड़ी है। तो क्या है इनकी ये कहानी, कैसे होते हैं ये एटीएम फ्रॉड्स, ये सब हम आपको बताएंगे आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। साल 2014 की बात है। एक व्यक्ति ने एसबीआई एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन मशीन ने पैसे नहीं दिए। उसने समझा कि शायद तकनीकी खराबी हो सकती है और वो घर चला गया। लेकिन जब अगले दिन अकाउंट देखा तो 20,000 रुपए गायब थे। अब आप सोचिए कि 2014 में एक आम आदमी के लिए 20,000 की कीमत कितनी बड़ी होगी। किसी के एक महीने की सैलरी हो सकती है, किसी की बेटी की फीस हो सकती है, किसी के घर का बजट हो सकता है। उसने तुरंत बैंक में इस बारे में शिकायत करी। उसे उम्मीद थी कि बैंक उसके पैसे लौटा देगा, लेकिन एसबीआई ने कह दिया कि सिस्टम में दिख रहा है कि ट्रांजैक्शन सफल है, इसलिए पैसे वापस नहीं मिल सकते हैं। खैर, बैंक भी क्या कर सकता था। अगर ऐसे ही बिना किसी सबूत के ही लोगों को पैसे लौटाने लगा तो बैंक में कई फ्रॉड लेनदारों की भीड़ लग जाएगी। पर इसका क्या मतलब है कि हर ग्राहक झूठ बोल रहा है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसने सच में पैसे निकालने की कोशिश की हो पर कैश नहीं निकला हो, और अब आदमी परेशान है, बैंक से कोर्ट, कोर्ट से बैंक के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाता रहा। और यहीं से शुरू हुई लंबी लड़ाई। 11 साल तक कोर्ट के चक्कर, सुनवाई दर सुनवाई, बैंक के वकीलों की दलीलें, तकनीकी रिपोर्ट, बैंक के सिस्टम लॉग्स। लेकिन उस ग्राहक ने हार नहीं मानी और उसकी लड़ाई खत्म हुई दिल्ली स्टेट कंज्यूमर फोरम में। और अब जाकर 2025 में आखिरकार दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में कोर्ट ने एसबीआई को यह आदेश दिया कि वो ग्राहक को 20,000 की पूरी रकम लौटाएगा, और वो भी 2014 के 10% सालाना ब्याज के साथ। इतना ही नहीं, कोर्ट ने एसबीआई को 50,000 का अतिरिक्त मुआवजा भी देने को कहा है, जिसमें 25,000 मानसिक तनाव, परेशानी के लिए और 25,000 कोर्ट केस में हुए खर्चों के लिए। पर पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कहानी शुरू कहां से होती है। 4 जनवरी 2014 को जब मिस्टर पवार गुवाहाटी रेलवे स्टेशन एसबीआई के एटीएम से 1,000 निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। उन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक से एटीएम से 1,000 रुपए निकाले और दिल्ली जाने वाली ट्रेन पर सवार हो गए। ट्रेन में बैठने के थोड़ी देर ही बाद उनके मोबाइल पर 3 एसएमएस आते हैं। बताया गया कि एसबीआई डेबिट कार्ड से 1,000, 20,000 और फिर 1,000 यानी 3 बार ये निकाला गया है। ये देखकर उनके होश ही उड़ गए और खैर दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने 6 जनवरी को बैंक में इस बारे में शिकायत भी दर्ज करवा दी थी। एसबीआई ने 1,000 की रकम तो वापस कर दी, लेकिन 20,000 की ट्रांजैक्शन को बैंक ने सफल मानते हुए पैसा लौटाने से साफ साफ इनकार कर दिया। जब मिस्टर पवार ने सीसीटीवी फुटेज मांगा तो बैंक ने वो भी देने से मना कर दिया। अब इसके बाद उन्होंने 18 जनवरी 2014 को ऑनलाइन शिकायत की और फरवरी में जाकर बैंक फॉलोअप भी लिया, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन से संपर्क किया। वो शिकायत भी 2 बार गुम हो गई। आखिरकार थक हार कर उन्होंने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज की और आरोप लगाया कि एसबीआई के लापरवाही की वजह से उन्हें मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। साल 2017 में दिल्ली जिला उपभोक्ता आयोग ने मिस्टर पवार के पक्ष में फैसला सुनाया और एसबीआई को आदेश दिया कि 20,000 की रकम 10% सालाना ब्याज के साथ वापस करे, साथ ही 5,000 मुकदमे के खर्च के लिए और 10,000 मानसिक प्रताड़ना के लिए देने के निर्देश भी दिए गए। पर एसबीआई ने इस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली स्टेट कंज्यूमर कमीशन से अपील दायर की कि एसबीआई ने यह दावा किया वहां पे कि मिस्टर पवार ने अपनी यात्रा की टिकट कोर्ट में पेश ही नहीं की और उनके एटीएम कार्ड से पैसे निकालने की बात जो है वो भी गलत है। अब एसबीआई ने यह भी कहा कि पवार ने डेली विड्रॉल लिमिट
सेट ही नहीं किया था। मगर आयोग ने साफ कहा कि बैंक स्टेटमेंट इस बात का सबूत है कि सभी ट्रांजैक्शन उसी दिन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के एटीएम से ही हुए हैं। ऐसे में दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने एसबीआई की हर दलील एक एक करके खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एसएमएस संदेश फर्जी नहीं हो सकता, उसे फर्जी नहीं माना जा सकता, क्योंकि एसबीआई कोई सबूत नहीं दे सका कि वो सारे ट्रांजैक्शंस, वो सारे एसएमएस नकली थे। मई 2025 में दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला फोरम के फैसले को सही ठहराया और एसबीआई की अपील खारिज कर दी। अब अगर एसबीआई आगे अपील ना करे तो सीधे भुगतान करे तो मिस्टर पवार को 58,000 की रकम चुकानी हो सकती है, जिसमें 20,000 मूल राशि, 11.5 साल का 10% ब्याज यानी कि 23,000, 5,000 मुकदमे की लागत और 10,000 मानसिक क्षतिपूर्ति भी इसमें शामिल है। इस पूरे मामले में एक खास बात यह है कि आयोग ने आरबीआई की उस गाइडलाइन को दोहराया जिसमें यह कहा गया है कि अगर ग्राहक 3 वर्किंग डेज के अंदर बैंक को सूचना दे देता है तो उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी। इसे आरबीआई की जीरो लाइबिलिटी या लिमिटेड लाइबिलिटी पॉलिसी भी कहा गया है। आज जब डिजिटल लेन देन और एटीएम ट्रांजैक्शन का जमाना है, ऐसे में ऐसी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हर दिन किसी न किसी ग्राहक का पैसा गलती से कट जाता है और बैंक कहते हैं इसमें हम क्या करें। लेकिन इस केस से अब बाकी ग्राहक को उम्मीद मिलेगी। अगर आप सही हैं तो चाहे देर हो लेकिन आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। बैंकों को अब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ये भी समझना होगा कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। तो अगली बार जब आपके एटीएम से पैसे कट जाएं लेकिन कैश ना मिले तो सिर्फ बैंक की बात मानकर मत बैठ जाइए। कानून का सहारा लीजिए, क्योंकि इस देश का कानून हर ग्राहक के साथ खड़ा रहता है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।